Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So we start our chapter number 2, that is about transformers. Chapter 2 of Chapman, 4th edition. So इसमें हम cover क्या करेंगे? Transformer की importance in the modern life, types of the transformers and the construction of the transformers, and later on we would see what is an ideal transformer. So physically these are the transformers. ये हमारे पास जो है वो transformers available हैं. They are the transformers that are available on the grid station या power station पे, और ये हमारे पास transmission line के ऊपर जो transformers हैं वो हमें नजर आ रहे हैं. So transformers could be anywhere and they could be of any type. So the first question is, why transformers are important to the modern life? The first power distribution system was invented by Thomas A. Edison in 1882. It was actually a 120 volt DC system to supply power for an incandescent bulb. ठीक है? So it was actually a DC system, और ये जो है वो हमारे पास जो है वो सिर्फ 120 वोल्ट का जो है वो एक पावर सिस्टम था जो कि बल्ब को जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहा था. The power was transmitted at a very low voltage level. So to avoid this problem, power stations were located for a few blocks of the city. So because power की transmission हमने low voltage की पे की थी, इसलिए जो है ना वो हमारे पास जो power stations थे वो उसी region के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो located थे. मतलब हमारे पास जो है ना वो power restriction आ गई थी, and we have a location restriction because हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन लो वोल्टेज पे थी. बट सी इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम देखें तो हमारे पास जो है वो जनरेटिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास फ्यू है. इट कुड बी, अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात करें, इट कुड बी तरबेला, इट कुड बी मंगला, इट कुड बी चश्मा बैरेज, एंड इट कुड बी अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन, अ फ्यू हमारे पास जनरेशन पॉइंट्स है. बट हमारे पास जो यूटिलाइजेशन इट इज ऑल ओवर द कंट्री. उसमें यूटिलाइजेशन में हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, डिफेंस भी है, हमारे पास लोकल स्कूल्स भी हैं, हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेरिटरीज है. गिलगित पे भी जो है वो ट्रांसमिशन जा रही है, हमारे पास कराची में भी है, हमारे पास केपी में भी है. एवरीवेयर हमारे पास जो है वो इसको यूटिलाइज किया जा रहा है. बट इफ वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट टू अ लो वोल्टेज लेवल, तो हम इसको जो है ना वो डिफरेंट रीजन्स में लॉन्ग रीजन पे लॉन्ग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इट ओवर द लॉन्गर रीजन, the invention of the transformer and the concurrent development of AC power systems were established. ठीक है, जिन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को जो है वो ओवरकम कर लिया. ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन से और एसी सिस्टम की जो है वो इन्वेंशन से हमारे पास क्या हुआ कि पहले वो जो पावर सिस्टम्स हमारे पास सिर्फ लोकली जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो हमारे पास जो है वो एक वाइड रेंज में जो है वो आ गए. अब वो कैसे हुआ? बिकॉज देखिए हमारे पास जो जनरेशन है इट इज नॉर्मली 5 kV 6 kV अप टू 11 kV. इससे ज्यादा हमारे पास जो है वो जनरेशन नहीं होती. वाइल हमारे पास जो यूटिलाइजेशन एंड है उसमें हमारे पास 220 वोल्ट भी या 440 वोल्ट भी है. बट आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, द ट्रांसमिशन लाइन दैट इज राइट फ्रॉम द जनरेटिंग एंड टू द यूजर एंड दरमियान में हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम है. ठीक है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन भी आती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी आती है, हमारे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी आती है डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ इन किलोमीटर्स. ठीक है, हमारे पास 50 किलोमीटर की भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है जिसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं. हमारे पास जो है वो 215 किलोमीटर की भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है जिससे मीडियम एंड लॉन्ग में हमारे पास ये कवर अप होती है. सो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से कहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, वहां पे हमारे पास जो है उसी की बेसिस पे हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो होगी. अब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक पूरा सिस्टम है. ठीक है, जिसमें हम जो है वो जनरेशन एंड है एक साइड पे, दूसरी साइड पे आपका यूजर एंड है. अब हम क्या चाहते हैं, राइट फ्रॉम द जनरेटिंग एंड टुवर्ड्स द यूजर एंड वी ट्रांसमिट दिस पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस. अब इतनी बड़ा हमारे पास ये डोमेन है, इसमें हमारे पास उतनी ही ज्यादा जो है वो लॉसेस हो सकते हैं. और सबसे मेजर इसमें जो लॉसेस हैं उनको हम कॉपर लॉसेस या लाइन लॉसेस बोलते हैं, और वो होते हैं P is equals to I square टाइम्स R, I square into R. ठीक है, ये हमारे पास लाइन लॉसेस होते हैं जिनको हम कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं. अब इट मींस दैट हमने क्या करना है, ट्रांसमिशन करनी है ओवर द लॉन्गर रीजन, और हम ट्रांसमिशन ये कहते हैं विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ, ऑल्दो कि हम लॉसेस को जीरो नहीं कर सकते, बट विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर लॉसेस वी हैव टू ट्रांसमिट दिस पावर राइट फ्रॉम द जनरेटिंग एंड टुवर्ड्स द यूजर एंड.
अब होता क्या है, ट्रांसफार्मर की जो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दरमियान में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर्स को। जनरेशन एंड है, जनरेटिंग एंड की साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो कि हमारे पास जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जनरेशन अगर हमारे पास 11 केवी है तो इसको स्टेप अप करेंगे अप टू 132 केवीज, अप टू 230 kVs, 215 kVs, 216 kVs, और it could be up to 512 kVs। इसी तरह से दरमियान में फिर आपके पास जो है वो आती है, और आगे हमारे पास एक सब स्टेशन होता है जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे अगेन हमारे पास ट्रांसफार्मर्स रखे थे जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अब अगेन जो हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही थी हाई वोल्टेज पे, उसको अगेन जो है उसको स्टेप डाउन किया जाता है अप टू 11 kVs या 132 केवीज, और वहाँ पे हमारे पास सब स्टेशन होते हैं। वो सब स्टेशन लोकली जो है वो आपके पास रीजन्स में जो है वो सारी की सारी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो स्टेप अप कर रहे हैं या ये जो स्टेप डाउन कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे पास पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसफार्मर्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज लेवल को स्टेप अप भी करता है एंड स्टेप डाउन भी करता है, बट इट विल कीप द पावर कांस्टेंट। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास पावर क्या हो रही होती है, कांस्टेंट होती है। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है कि why we need to step up or step down the voltage, why there is a need of the transformer। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स नहीं होंगे तो हमारे पास कभी भी ये कांस्टेंट पावर जो है वो यूजर एंड तक नहीं जा सकती, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉसेस। तो अगर हम जो है वो लो वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो हमारे पास लो वोल्टेज पे ही जो है वो आगे जो है वो यूटिलाइजेशन हो जाएगी। अब 11 केवी से हम इसको जब हम स्टेप अप करते हैं अप टू द 512 केवी या 230 केवी या 216 केवी या 132 केवी तक, उससे होता क्या है कि जितनी अमाउंट से हमारे पास वोल्टेज स्टेप अप हो रही है उतनी ही रेशियो से हमारे पास करंट क्या हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। बिकॉज जो पावर होती है, पावर इज एक्चुअली इक्वल टू वी आई, सो वी हैव टू मेक दिस पी कांस्टेंट। सो वी और आई है, इट मींस जैसे जैसे हम वी को बढ़ा रहे हैं उतनी ही रेशियो से हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कम हो जाएगा, ताकि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अगेन पी को क्या रखते, कांस्टेंट रखते। So in order to make this P constant, we have to step up the voltage by a certain degrees, और जितनी हम voltage को step up करेंगे उतनी ही रेशियो से हमारे पास I क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। I के स्टेप डाउन होने से क्या होगा, बिकॉज जो हमारे पास पावर लॉसेस है दे आर इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो अगर हम I को कम करेंगे तो I स्क्वायर टाइम जो है वो हमारे पास लॉसेस क्या हो जाएंगे, लाइन लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो आई को मिनिमाइज करने से एंड वोल्टेज को बूस्ट करने से हमारे पास जो है एक तो लाइन लॉसेस भी कम हो रही है और कांस्टेंट पावर हमारे पास जनरेटिंग एंड से यूजर एंड की तरफ जा रही है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, कि हम ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं, हम एनर्जी लेवल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द पावर लॉसेस। सो ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन से और एसी सिस्टम के, क्योंकि पहले हमारे पास सिस्टम सिर्फ डीसी था, कीप इट इन माइंड डीसी को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, स्टेप अप और स्टेप डाउन हमारे पास सिर्फ एसी ही होगी, ठीक है। तो एसी की डेवलपमेंट से और ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन से हमारे पास जो ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी कि हम सिर्फ उसको लोकली जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, क्योंकि जब हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर्स होंगे और हमारे पास एसी पावर है, एसी पावर को हम स्टेप अप भी कर सकेंगे, स्टेप डाउन भी कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दीस ट्रांसफार्मर्स। उनके स्टेप अप और स्टेप डाउन करने से हमारे पास जो पावर ट्रांसमिशन है वो रीजनली नहीं हो जाएगी, वो हमारे पास ग्लोबली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। ठीक हो गया। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इन द मॉडर्न लाइफ। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। A transformer is a device that changes AC electric power. Keep it in mind, this is AC. AC electric power from one voltage level to another voltage level through the action of the magnetic field. Now we know that how it transforms the voltage from one level to another by the Faraday's law of induction. It has two windings on the ferromagnetic core. Okay? So it has two windings. So it has two windings on the ferromagnetic core. One is the primary winding, okay, another one is the secondary winding. So we have this ferromagnetic core जिसके ऊपर हमारे पास दो वाइंडिंग्स को हमने रैप किया हुआ है।
प्राइमरी वाइंडिंग हमारे पास वो वाइंडिंग है जिसके अक्रॉस हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब कोई हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, और हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग है जिसके साथ हमने कोई इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट किया हुआ है जहां से हम आउटपुट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। So it can be called as the primary coil and this can be called as the secondary coil. Now you can see कि input side पे हमारे पास turns and number of turns जो है वो कम है, जबकि आउटपुट साइड पे हमारे पास टर्न्स क्या है, ज्यादा है। सो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप करके देगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रेजेंट इन इट, और हमारे पास जो है ये स्टेप अप वोल्टेज होके आउटपुट पे हमें मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। दिस इज अ सर्किट सिंबल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ये इसका इंस्टेड कि हम पूरा ट्रांसफार्मर ड्रॉ करें, वी डायरेक्टली ड्रॉ द सिंबल ऑफ इट, जिसमें हमारे पास ये जो वाइंडिंग्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग्स है और ये जो वाइंडिंग्स है हमारे पास वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, और दरम्यान में ये जो दो लाइंस है ये कोर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ये हमारे पास कोर है, फेरोमैग्नेटिक कोर। सो वी हैव रैप अ वाइंडिंग अक्रॉस इट, इसको हम कोई भी सोर्स दे रहे हैं, एसी सोर्स है, सो द सोर्स इज VP विच इज अ वोल्टेज सोर्स ऑन द प्राइमरी साइड, दिस इज द NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड, एंड जब हम सोर्स कनेक्ट करेंगे सो वी हैव अ करंट दैट इज फ्लोइंग ऑन द प्राइमरी साइड, दैट इज द IP प्राइमरी करंट, ठीक है। So by application of the current, because we know that whenever we have a current carrying coil, it will produce a magnetic field around it. So ये हमारे पास जो blue lines है ये magnetic field को represent कर रही है जो कोर में से पास हो रही है। जब हमारे पास magnetic field जहाँ पे है, तो because हमारे पास सोर्स क्या है, अल्टरनेटिंग है, ठीक है, अल्टरनेटिंग है, मतलब चेंजिंग सोर्स है, तो हमारे पास फ्लक्स लाइन भी क्या होगा, वो चेंजिंग प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, changing flux, and we know that whenever we have a rate of change of flux हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे EMF induced होगा। So we have a EMF induced on the secondary side depending on कि हमारे पास secondary side पे कितनी turns है। So यहाँ पे हमारे पास जो EMF induced होगा, so we have a if we connect a certain load across it, जैसे यहाँ पे हमने एक resistor लगाया हुआ है लोड का, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई जो है वो voltage induced होगी। So that voltage is called the VS voltage on the primary side. We have a current that is flowing through this we have primary side and secondary side, so we have a current that is flowing on the secondary side, that is IS, and these are the number of turns on the secondary side. So this is how a transformer works. We apply a input source, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एम्पेयर्स ऑफ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इन अ कोर, बिकॉज द सोर्स इज अल्टरनेटिंग, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से वी हैव इंड्यूस्ड वोल्टेज EMF ड्यू टू द फैराडेज लॉ, और वो EMF को हम जो है इफ यू कनेक्ट अ सर्टेन लोड अक्रॉस दिस ट्रांसफार्मर आउटपुट, तो वहां से हम वी कैन गेट दैट वोल्टेज इंड्यूस्ड। So we have a two type of transformers with respect to the core design. कि core की designing के respect से we have a two type of transformer. One is the shell type and other is the core type of the transformer. This is the core type of the transformer and this is the shell type of the transformer. अब आप यहाँ पे इन दोनों को देखिए तो फिजिकली इनको देखने से हमें क्या नजर आ रहा है कि इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर की हर लेग के ऊपर दोनों वाइंडिंग्स जो है वो सेपरेट लेग के ऊपर है, मतलब एक लेग के ऊपर हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है और एक लेग के ऊपर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। कीप इट इन माइंड, दरमियान में हमारे पास कोर है, बट कोर को हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड यूज करते हैं। एंड व्हाई वी आर यूजिंग द लेमिनेटेड कोर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द एडी लॉसेस, बिकॉज हमारे पास जो है वो EMF इंड्यूस की वजह से हमारे पास एडी करंट फ्लो करेगा, एडी करंट की वजह से हमारे पास हीट लॉसेस होंगे। वो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया हाउ वी रिड्यूस इट, बाय यूजिंग द लेमिनेशन, ठीक है, हम लेमिनेटेड शीट्स यूज करते हैं, इससे एडी करंट का पाथ क्या हो जाता है, हमारे पास कम हो जाता है। So this is the shell type core type transformer, जिसमें हर कोर की हर लेग के ऊपर जो है वो हमारे पास सेपरेट लेग्स के ऊपर जो है वाइंडिंग हुई हुई है। So यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, दिस इज अ लेमिनेटेड आयरन कोर ही है, बट कोर की एक ही लेग के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, दोनों वाइंडिंग्स को रैप किया हुआ है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली हमारे पास जितने भी ट्रांसफार्मर्स होंगे वो ये शेल टाइप ही होते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स इन अ फिजिकल ट्रांसफार्मर आर रैप्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर विद द लो वोल्टेज वाइंडिंग इनरमोस्ट। सच एन अरेंजमेंट सर्व्स टू पर्पसेस। इससे क्या होता है कि एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग रैप करने से हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं। एक तो इट सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम ऑफ इंसुलेटिंग द हाई वोल्टेज वाइंडिंग फ्रॉम द कोर। अच्छा, अब हमें पता है क्योंकि ट्रांसफार्मर तो हमारे पास या स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। सो इफ द ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप अप, आपके पास जो सेकेंडरी साइड है वो हमारे पास क्या होगी, हाई वोल्टेज साइड होगी, मतलब उसकी टर्न्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इफ अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास जो प्राइमरी साइड है वो हाई वोल्टेज साइड होगी और आपके पास जो सेकेंडरी साइड है वो लो वोल्टेज साइड होगी। इन ईदर केस हमारे पास ट्रांसफार्मर की एक ना एक जो लेग है, एक ना एक वाइंडिंग है, वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जरूर होगी।
अब आपको पता है कि जितनी हमारे पास वाइंडिंग हाई वोल्टेज होगी उसको हमने प्रॉपरली इंसुलेट करना होगा. वी नीड टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंसुलेशन. सो वी हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंसुलेशन फ्रॉम द कोर. सो इससे ये होगा कि जो भी हमारे पास, अगर हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करें तो जो भी हाई वोल्टेज साइड होगी उसको हम जो है ना वो कोर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे. जो भी हमारे पास देखो विद द लो वोल्टेज वाइंडिंग इनर मोस्ट, अगर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है वो लो वोल्टेज है, उसको हम कोर के ऊपर रैप करेंगे और उसके ऊपर इंसुलेशन देके फिर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रैप करेंगे. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसी के ऑपोजिट होगा. मतलब इस करने से ये होगा कि हाई वोल्टेज वाइंड, क्योंकि कोर इटसेल्फ खुद जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है. उसको कोर इटसेल्फ एक जो है वो हमारे पास रेजिस्टिव मटेरियल है, तो उसको प्रॉपर इंसुलेशन देने के लिए कोर से हम क्या करते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं. दूसरे से ये होगा कि it results in much leakage flux than that would be in the case if the two windings are separated by a distance on the core. क्योंकि वी नो डैट कि हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम वाइंडिंग को सेपरेट लेग के ऊपर वाइंड करेंगे तो लीकेज फ्लक्स की हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू द, अगर हम दोनों वाइंडिंग्स को सेम लेग के ऊपर रैप करें तो हमारे पास फ्लक्स लीकेज के चांसेस मिनिमम. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वी प्रेफरली जितने भी फिजिकल ट्रांसफार्मर्स हैं उनको हम एक ही वाइंडिंग के ऊपर, एक ही लेग के ऊपर दोनों वाइंडिंग्स को रैप करते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स. अच्छा, वो तो थी हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स विद रिस्पेक्ट टू द कोर डिजाइन. इसी तरह से वी हैव द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट जो ट्रांसफार्मर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज अ यूनिट ट्रांसफार्मर्स. दे आर यूज्ड टू स्टेप अप द वोल्टेज एट द जनरेशन मोर देन 110 kV. की जनरेशन हमारे पास 11 kV तक हो रही है, उसको अप टू 110 kV तक स्टेप अप करने के लिए हम यूनिट ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं. सिमिलरली जो सेकंड ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे पास सबस्टेशन ट्रांसफार्मर्स हैं. ये हमारे पास सबस्टेशन ट्रांसफार्मर्स डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ग्रिड स्टेशन से लगे होते हैं, जो कि वोल्टेज को, वही जो वोल्टेज स्टेप अप होके आ रही है जनरेशन साइड से, उसको स्टेप डाउन करते हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल अप टू 2.3 kV या 34.5 kV तक की इनकी स्टेपिंग डाउन हो रही होती है. फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि सब स्टेशन पे लोकली जो है वो किसी भी रीजन को, किसी एरिया को, हॉस्पिटल को, स्कूल्स को और किसी कॉलोनी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं. ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को लेते हैं जो कि 2.3 से 34.5 kV तक होती है और इसको स्टेप डाउन करते हैं फाइनल वोल्टेज पे जो कि 110 या 220 वोल्ट तक होती है. 110 इन केस ऑफ अमेरिका, 220 वोल्ट हमारे पास इन केस ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा हमारे पास दो डिफरेंट टाइप है ट्रांसफार्मर्स की, जिनको हम पीटीज बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स या वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, और दूसरे हमारे पास सीटीज होते हैं विच आर कॉल्ड एज अ करंट ट्रांसफार्मर्स. ये सीटीज और पीटीज बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, और ये नॉर्मली हमारे पास ग्रिड स्टेशन के ऊपर जो है वो लगे होते हैं. अच्छा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू चेंज द हाई वोल्टेज टू अ लो वोल्टेज बट कैन हैंडल अ वेरी स्मॉल करंट. मतलब ये होते स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स ही हैं, लेकिन ये इनकी करंट रिक्वायरमेंट जो हमारे पास बहुत कम होती है, सॉलिडली जो वोल्टेज का पर्पस जो है वो सर्व कर रहे होते हैं. इसी तरह से सीटीज हमारे पास बेसिकली इनको मयरिंग ट्रांसफार्मर्स भी बोलते हैं, ये मयरिंग के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन का अगर हमारे पास, इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर्स हैं तो दे यूज टू चेंज द प्राइमरी करंट टू अ मच स्मॉलर सेकेंडरी करंट. ये हमारे पास स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर्स हैं, बट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट. ठीक है, ये हमारे पास करंट को स्टेप डाउन करके दे रहे होते हैं ऑन द सेकेंडरी साइड, और इनका सॉलिडली पर्पस मेजरमेंट या प्रोटेक्शन ही होता है. फॉर एग्जांपल किसी भी डिवाइस है, उसका हमने किसी भी सब स्टेशन है, ग्रिड है या ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें से बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हम उस करंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. हमारे पास इतने बड़े कोई भी मीटर्स अवेलेबल नहीं है, एम मीटर्स वगैरह, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, सीटी लगा देते हैं. सीटी की एक रेशो होती है, फॉर एग्जाम्पल 5:1. 5:1 का ये मतलब है कि अगर इनपुट साइड पे 5 एम्पियर करंट है तो आउटपुट साइड पे हमारे पास जो वो उसको 1 एम्पियर करंट नोट डाउन करके देगा. ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेड हम 5 एम्पियर करंट नोट करें, हम सेकेंडरी साइड का करंट रीड करें थे विच इज 1 एम्पियर, एंड बिकॉज वी नो द रेशियो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करके वी कैन एक्चुअली रिकॉर्ड द, एक्चुअली मेजर द टोटल करंट कि हमारे पास 5 एम्पियर या 25 एम्पियर या 50 एम्पियर या 100 एम्पियर करंट जो है वहां से पास हो रहा है. सो सीटीज और पीटीज को बेसिकली जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए या मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. So next one is the ideal transformers.
एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास आइडियल नहीं होते, वी हैव द रियल ट्रांसफॉर्मर्स, बट आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो उनको अंडरस्टैंड करना आसान है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द रियल ट्रांसफॉर्मर्स. आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स simple means that ideal transformers are those transformers which have the minimum losses. So this is the ideal transformer जिसमें हमारे पास जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग्स है. We have the secondary winding, we have a primary side VP, IP, NP, and we have a secondary side जहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है. इसमें से वोल्टेज पास हो रही है VS, करंट पास हो रहा है IS, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी साइड पे क्या है NS है. बिकॉज कोर की दोनों लेग्स के ऊपर जो है वो फ्लक्स सॉरी वाइंडिंग हुई हुई है. सो हमारे पास म्यूचुअल फ्लक्स पास करेगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास जो है वो ये रिप्रेजेंट हो रही है रेड से. So this is the primary side, this is the secondary side, this is the core of the transformer, this is a source, and this is load. So why ideal transformer? Because ideal है तो हम इस केस में ये कंसिडर कर रहे हैं कि we have the no leakage flux, कि कोई flux लीक नहीं हो रहा, and we have no losses. No losses means कोई hysteresis losses नहीं है, कोई eddy losses, कोई भी किसी किस्म के copper losses हमारे पास present नहीं है. Means no winding resistance losses. लॉसेस का मतलब है कोई वाइंडिंग के लॉसेस नहीं है और कोई कोर लॉसेस नहीं है ड्यू टू एडी करंट एंड द हिस्टेरेसिस लॉसेस. ठीक हो गया. सो वी कैन से अब यहाँ से हम रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं Vp by Vs is equals to Np by Ns, because we know that number of turns on the primary side is directly proportional to the potential on the primary side, and number of turns on the secondary side is directly proportional to number of turns on the secondary side. So we can say that we have Vp by Vs is equals to Np by Ns, because जितने हमारे पास टर्न्स प्राइमरी साइड पे होंगी उतना हमारे पास पोटेंशियल होगा ऑन द प्राइमरी साइड, और जितने हमारे पास टर्न्स होंगे सेकेंडरी साइड पे उतना हमारे पास पोटेंशियल या वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड. But this is opposite to that of the current, because हमारे पास जो है वो करंट हमारे पास क्या होगा, इसी के ऑपोजिट है कि सेकेंडरी साइड पे जो करंट होगा इट इज reversely proportional to the Vs, and primary side का जो current है it is inversely proportional to Vp. So we can say Vp by Vs equals to Np by Ns, and it is Vp by Vs equals to Is by Ip, because voltage जितने रेशियो से हमारे पास इंक्रीज हो रही है, करंट हमारे पास उतने ही रेशियो से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. So we have an inverse relationship between the voltage and the current, and we have a direct relationship between voltage and the number of turns. So इसको हम यहाँ से कहते हैं A, and this is called as the transformation ratio. This is a ratio जो हम थ्रू आउट जो है वो यूज करेंगे, और ये रिलेशनशिप अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए that Vp by Vs equals to Is by Ip, and it is equals to Np by Ns. एंड ये हमें पता होना चाहिए बैक एंड पे क्या रीजन है कि हमारे पास जो करंट है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, और टर्न्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के. ठीक हो गया. Similarly, we can say that ratio between input voltage Vp and the output voltage Vs, input current Ip and output current Is, primary turns Np and the secondary turns Ns. So in instantaneous मतलब time changing के respect में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, Vp of t by Vs of t is equals to Is of t by Ip of t is equals to Np by Ns, and it is equals to a transformation ratio. ठीक है. ये हमारे पास वही ट्रांसफॉर्मर है जिसमें इसको हम ना अब टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग है सो इट इज ऑटोमेटिकली टाइम डिपेंडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ टाइम चेंजिंग आ जाएगा. आरएमएस के अगर हम इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा, मतलब टी की फॉर्म में, अगर आरएमएस की फॉर्म में रूट मीन स्केयर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा Vp by Vs equals to Is by Ip, and this is equals to A. सो इसी तरह से आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में हमारे पास वोल्टेज पोलैरिटी भी होती है. हम यहाँ पे जो है वो डॉट यूज करें, डॉट कन्वेंशन जो है वो हम फेज डॉट्स यूज करें टू इंडिकेट द पोलैरिटीज.
ठीक है, डॉट मतलब जिस साइड में हमारे पास डॉट होगा उस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो वोल्टेज की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ द वाइंडिंग्स डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी। मतलब अब जो वाइंडिंग की डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में पास वाइंडिंग्स है वो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज को डिटरमिन करेंगी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी वाइंडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे डॉट डॉट यूज हो रहा है, NPNS। अब डॉट डॉट का हमारे पास क्या मतलब है, ठीक है, कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस आर इन फेज व्हेन द वाइंडिंग्स आर इन द सेम इफेक्टिव डायरेक्शन अराउंड द मैग्नेटिक पाथ। कि अगर हमारे पास वाइंडिंग की डायरेक्शन सेम है जैसे ऑन द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड, तो हमारे पास दोनों वोल्टेजेस क्या होंगी, इन फेज होंगी। अब यहाँ पे देखिए कि वाइंडिंग की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डॉट यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट आ रहा है, मींस इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज जो आउट ऑफ फेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी वोल्टेज। सो ये डॉट कन्वेंशन है जो कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए हमारे पास दिस इज द टर्न्स रेशियो, 1:1 का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पे हमारे पास क्या है, सेम है। हमने एसी सोर्स दिया हुआ है 50 वोल्ट का, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। तो अगर हम एसी सोर्स दे रहे हैं इनपुट साइड पे 50 वोल्ट का, तो क्योंकि हमारे पास 1:1 का ट्रांसफार्मर है तो हमारे पास आउटपुट पे भी क्या आएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में 50 वोल्ट ही आ रहे हैं ऑन द आउटपुट साइड। अगर ये हमारे पास 1:2 का ट्रांसफार्मर है, मींस इनपुट वोल्टेज को ट्वाइस टाइम जो है वो स्टेप अप करके देगा, तो ऑटोमेटिकली 50 वोल्ट को जो है वो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Vs हमारे पास, बिकॉज वी नो दैट Vp by Vs is equals to A which is equals to Np by Ns। तो A हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, Np by Ns is 1:2। तो हमारे पास ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा Vp तो हमारे पास Vs आ जाएगा। सो Vs हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज इस टाइम पे क्या आएगा, 100 वोल्ट। अगर यही 2:1 का ट्रांसफार्मर है तो ये 50 वोल्ट है, तो इसको स्टेप डाउन करके कितना दे देगा, 25 वोल्ट जो है वो हमारे पास सेकेंडरी सर्किट में देगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास डॉट कन्वेंशन यूज हो रही है, 1:1 का ट्रांसफार्मर है, अगर 100 वोल्ट हमने दी हुई है पीक वैल्यू, तो हमारे पास 100 वोल्ट पीक ही आएगा और वो इन फेज होगा। देखिए ये इनपुट के इन फेज है आउटपुट वोल्टेज। अगर ये हमारे पास डॉट कन्वेंशन जो है वो ये यूज हो रही है कि इस प्राइमरी वाइंडिंग का डॉट यहाँ पे है, सेकेंडरी वाइंडिंग का डॉट यहाँ पे है, मतलब ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं। आल्दो की ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो 1:1 ही है, लेकिन हमारे पास जो है वो 100 वोल्ट को, वो जो है वो 100 वोल्ट ही हमें आउटपुट देगा, लेकिन वो क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा, मतलब उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर इन द आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर केस में पावर क्या होगी, तो पावर सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर बाय द प्राइमरी सर्किट इज गिवन बाय, बिकॉज हमारे पास एसी सोर्स है, सो इट शुड बी पी इन इनपुट साइड पे जो पावर है इट इज वीपी, बिकॉज वी नो दैट इट इज वी आई, ये वी आई कॉस ऑफ थीटा होती है, वी आई कॉस ऑफ थीटा ही है, लेकिन थीटा क्योंकि इन फेज होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो हम नॉर्मली इसको वी आई ही ले रहे होते हैं। बट ऐसी के केस में थीटा डिफरेंट भी हो सकता है इन दोनों के दरमियान में, बिटवीन आई एंड V. So Vp is the voltage on the primary side, Ip is the current on the primary side, and theta p is the angle between Vp and Ip. Similarly, secondary side पे हमारे पास power क्या होगी? V out is equals to Vs Is cos of theta s, where theta s is the angle between Vs and Is. Since voltage and current angles are unaffected for an ideal transformer, बिकॉज आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें वोल्टेज और करंट एंगल जो है वो सेम रहेंगे। सो वी कैन से दैट इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, एंड पावर फैक्टर वुड बी सेम। पावर फैक्टर हमारे पास cos ऑफ थीटा होता है पावर फैक्टर, ठीक है। सो इनपुट और आउटपुट के केस में हमारे पास ये थीटा क्या है, 0 है, मतलब इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम हमारे पास जो है वो फेस होगा, इसलिए हमारे पास जो है वो पावर फैक्टर सेम होगा। सो अगर हम कंपैरिजन करें इनपुट एंड आउटपुट पावर का, तो इनपुट पावर हमारे पास पी इन, हमारे पास पी आउट का अगर हम कंपैरिजन करें तो पी आउट हमारे पास क्या, वी एस आई एस कॉस ऑफ थीटा। अगर हम वी एस को इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखें, अच्छा जी, सो वी वर कंपेयरिंग इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर। तो अगर हम दोनों पावर को कंपेयर करें, ठीक है,
सो जो पावर इन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमारे पास आ रही है पी इन इज इक्वल टू पी आउट, ठीक है। सो यहाँ से हम देखें तो वी एस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी पी बाई ए and IS can be represented as AIP. So मैं आउटपुट पावर की जगह अगर जो है मैं VS और IS को in terms of IP and VP रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा VP by A और IS की जगह क्या आ जाएगा AIP cos of theta। तो यहाँ से AA दोनों जिसको कैंसिल कर देंगे तो P out किसकी इक्वल आ जाएगा VP IP cos of theta which is actually equals to P in, means output power would be equals to input power in case of the ideal transformer. And the same applies to the reactive power Q and the apparent power S। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अपने पास reactive power होती है, one is the reactive power, active power is P, reactive power is Q, and apparent power जो हमारे पास S होती है which is the product of Q and P। So same applies for the reactive power and same applies for the apparent power, that it remains same uh, in case of the ideal transformer। So I hope it is enough for today। आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। जहाँ पे आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं उनको हम लेटर ऑन सॉल्व करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है फ्रॉम दिस। so, अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मर का ओवरव्यू ले लिया इन डिटेल सो वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इट इज एनफ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें।